हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं विपिन गाइडेंस गुरु के इस ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने जो पिछला सेट देखा था वो एक था। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पुलिस के लिए जो दूसरा सेट है और इसमें 20 क्वेश्चन हैं और 20 क्वेश्चन को हम लोग बहुत बेहतर से करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इससे क्या होगा कि जो आपकी हिंदी है वो जब एग्ज़ाम आपका आएगा 10 सेट के बाद, आप जब हमारे साथ ये 10 सेट की प्रैक्टिस कर लोगे और 10 सेट की प्रैक्टिस के बाद आपसे एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और फटाफट शेयर कर दो ताकि और भी आपके फ्रेंड जो हैं वो अच्छे से पढ़ सकें इस चीज़ को। तो चलिए हम लोग प्रारंभ कर लेते हैं। और आज ये 20 क्वेश्चन का सेट है और अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में, जो कि वर्णमाला से क्वेश्चन है, तो बताइए इसका जवाब क्या होने वाला है। निम्नलिखित में अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है? अगर हम गूंज के आधार पर देखते हैं, गूंज या तारत्य या के आधार पर देखते हैं तो एक होता है गूंज हो गया, तारत्य हो गया या प्रकंपन हो गया के आधार पर जब देखते हैं तो एक होता है अघोष और सघोष। तो हम देख लेते हैं गूंज किसके आधार पर, घोष के आधार पर। किसके आधार पर? घोष के आधार पर। हम बात करें किसकी? घोष की। तो घोष के आधार पर हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक होता है अघोष। क्या होता है? अघोष। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सघोष। सघोष। इसी को हम घोष भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? घोष भी कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, अघोष यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? अघोष और महाप्राण। अब देखो, अघोष जब हम वर्ग की बात करते हैं तो किसी भी वर्ग का अब कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। और किसी भी वर्ग का, अघोष की जब हम बात करते हैं, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, ये क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। और उसके बाद बच रहा है क्या? तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। उसके बाद जब हम और बात करते हैं तो यहाँ पे इसमें और क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाते हैं जो आपके इसमें आ जाता है क्या? सॉरी, अंतस्थ। कौन से आ जाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और अगर इसकी बात करें, एक आ जाता है ऊष्मज। ऊष्मज कौन से होते हैं? शाह। और अंतस्थ होते हैं यारा लावा। तो अघोष यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? केवल अघोष की, और वो भी स्पर्श व्यंजन की। तो यहीं से हमें मिल जाएगा अघोष कौन सा होता है? पहला और दूसरा होता है। दूसरा प्राण वायु के आधार पर देख लेते हैं। किसके? प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु के आधार पर दो भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक क्या है? अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। एक है अल्प प्राण, क्या है? अल्प प्राण। और दूसरा क्या है? महाप्राण। अच्छा, अल्प प्राण में होता है कम श्वास। क्या होता है? अल्प प्राण में क्या हो जाता है? मुख से कम श्वास निकलती है। क्या कह सकते हैं? कम श्वास होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कम श्वास निकलती है। और महाप्राण में क्या होता है? अधिक श्वास निकलती है। अधिक श्वास होती है। तो अल्प प्राण क्या होगा? जहाँ पे जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख से वायु जो है कम निकलती है। और इस महाप्राण में क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करने में वायु अधिक निकले तो उसे हम महाप्राण। अब अल्प प्राण क्या होता है? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। क्या होता है? पहला, तीसरा और पांचवा। और महाप्राण में क्या आ जाता है? दूसरा और चौथा। ठीक है, उसके बाद अल्प प्राण में जो सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर, वो भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सभी स्वर। अगर हम सभी स्वर की बात करें, सघोष भी सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। यहाँ भी सभी स्वर की बात करें तो वो कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और है,
किसी भी वर्ग का आंसर तो हमारा यहीं से निकल आएगा। ठीक, अब देखो अगर हम आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर को देखो, पहली चीज़ यहाँ पे अघोष की बात की गई। किसकी बात की गई, अघोष की। तो अघोष पहला और दूसरा होता है। ठीक, यहाँ पे अघोष और महाप्राण, अघोष और महाप्राण दो चीज़ें पूछेंगे। तो अघोष या तो पहला होगा या फिर दूसरा होगा। अब यहाँ पे देखो डा, टा ठ डा, ये तीसरा है तो ये तो नहीं होगा, और अल्प प्राण है। ठीक है, उसके बाद अगर खा की बात करें तो ये दूसरा है, ता था दा धा, ये चौथा है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि अघोष है तो पहला और दूसरा होगा। अब या तो का है या खा है। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो अब अल्प प्राण, महाप्राण होता है दूसरा और चौथा, और अल्प प्राण होता है पहला, तीसरा और पांचवा, लेकिन का तो पहला है तो ये भी नहीं होगा। जवाब हमारा क्या हो जाएगा, खा। जो आंसर हमारा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो निम्नलिखित में अघोष और महाप्राण की बात करते हैं तो कौन सा जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का सी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल का है। तो अगर देखो हम काल की बात करते हैं, किसकी, काल की। तो काल के, तो हम काल को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3। किसमें किसमें, एक क्या है, भूतकाल, भविष्यकाल, सॉरी भूत वर्तमान और भविष्य, और किसकी बात करेंगे, भविष्यकाल की। ठीक है, अगर यहीं पे हम बात करें कि इसको कितने भागों में बांटा गया, मतलब इसके भूतकाल के कितने भेद हैं, तो इसके हो जाते हैं 6, वर्तमान के तो 5, और भविष्य के तो इसके हो जाते हैं 3। भूतकाल के तो देखो पहला क्या होगा, भूतकाल का, अगर भूतकाल की तो सामान्य भूतकाल, क्या होगा, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूत। ठीक है, दूसरा हो जाएगा क्या, आसन्न भूत, आसन्न भूत। तीसरा हो जाएगा पूर्ण भूत। चौथा अपूर्ण भूत। पांचवा संदिग्ध भूत। और हेतु हेतु मद भूत, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक, ये तो भूत के भेद हो गए। अगर वर्तमान की बात करें तो सामान्य वर्तमान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। ठीक, और अगर भविष्य की बात करें तो भविष्य में क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य। और क्या हो जाएगा उसके बाद, हेतु हेतु मद भविष्य, मद भविष्य काल। ठीक, तो यहाँ पे इसके 5 हैं इसके। अब यहाँ पे देखो मैंने आम खाया है, अब यहाँ पे मैंने आम खाया, अगर खाया की बात करें और खाया है तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनती। खाया है मतलब हाल ही में खाया, अभी अभी खाया, लेकिन खा लिया है तो कार्य को हमने पूर्ण कर लिया। तो एक तो ये हो जाएगा किसका, भविष्य वर्तमान काल का, लेकिन वर्तमान काल को हमने पूर्ण कर लिया है ना, पूर्ण वर्तमान। तो इसी को हम आसन्न भूत भी कहते हैं। तो ये भूतकाल का, तो हम इसका जवाब क्या देंगे, इसका जवाब हो जाएगा भूतकाल, ना कि वर्तमान काल। और अगर भूतकाल में कौन सा हो जाएगा, तो आसन्न भूतकाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। तो मैंने आम खाया, ये वाक्य किसको प्रदर्शित करता है, भूतकाल को। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण का सही विकल्प हो, सही विकल्प हो। और पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे विशेषण की जब हम बात करते हैं तो विशेषण के कितने प्रकार हैं। अगर हम विशेषण की बात करें, किसकी, विशेषण की, तो समझ लेते हैं विशेषण। और विशेषण के प्रकार की बात करें तो देखो विशेषण के प्रकार कितने हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण,
विशेषण। दूसरा संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। तीसरे की बात करें तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और अंतिम चौथे की हम बात करें तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये हो गया क्या, सार्वनामिक विशेषण। अच्छा, गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, किसी के गुण दोष रंग रूप आकार का बोध कराते हैं। किसका, किसी का रंग रूप, रंग रूप गुण दोष आदि का वर्णन हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक के दो भेद हो जाते हैं। ठीक है, कितने, दो। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक निश्चित संख्यावाचक, और एक होता है क्या, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। एक निश्चित संख्यावाचक और एक हो जाता है क्या, अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक की बात करें तो परिमाणवाचक में भी दो भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं, दो। यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसके भी दो भेद हो जाते हैं। एक क्या हो जाता है, निश्चित परिमाणवाचक, एक हो जाता है निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा हो जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो अब यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, सर्वनाम के बाद, अगर सर्वनाम के बाद सर्वनाम और उसके बाद क्या आ जाए, संज्ञा आ जाए, क्या आ जाए, संज्ञा, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है, अगर सर्वनाम है और सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण। अच्छा, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक को हम देखें तो निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, जैसे कि हमने कहा आज क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे थे या 100 बच्चे हैं, तो निश्चित है कितने हैं, 100, निश्चित संख्यावाचक। और मैंने कहा आज क्लास में बहुत बच्चे थे। अब बहुत क्या है, काउंटेबल है, हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है मतलब गिन सकते हैं, उनको गिना जा सकता है, बच्चे हैं गिना जा सकता है, लेकिन निश्चित नहीं थे कितने हैं, है ना। तो काउंटेबल है तो, लेकिन हम क्या कहेंगे इसको, अनिश्चित संख्यावाचक। अगर परिमाणवाचक की बात करें तो परिमाणवाचक में क्या होता है कि जैसे कि लीटर, जो हम लीटर, मीटर और किलोमीटर, है ना, लीटर जिसको हम या तौल की बात करें 10 किलो, 5 किलो, 15 किलो, तो ऐसी चीज़ें तौलने वाली हों या लीटर में नापने वाली हों या किलोमीटर या मीटर में हों, तो ऐसी परिमाणवाचक के अंतर्गत आती हैं। अगर निश्चित है, मैंने कहा 10 किलो अनाज, तो 10 किलो अनाज निश्चित है, निश्चित परिमाणवाचक। और मैंने कहा कुछ अनाज, तो अब गिना तो नहीं जा सकता है कुछ अनाज को, है ना, लेकिन निश्चित तो है नहीं, अब ये कैसा है, अनिश्चित, तो ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। अच्छा, तो इसका जवाब क्या होगा, यहाँ पे देखो पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, अब पक्षी को एक चीज़ तौला जाएगा या गिना जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वो होना चाहिए था संख्यावाचक, और संख्यावाचक में अनिश्चित संख्यावाचक, क्या होना चाहिए था, अनिश्चित संख्यावाचक। हालांकि मैंने ये जो क्वेश्चन उठाया है 2021 टीजीटी का क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, और आयोग ने इसको क्या माना है, पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं और आंसर क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन है और हमें उन्हीं के अनुसार आंसर देना है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, तो निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है, तो विशेषण को मैंने देख लिया, इसका जवाब क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? नहीं है। इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है एग्जाम में भी और ऐसे भी। तो यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है। अब जब नहीं की बात कर रहा है तो देखते हैं, कहे कि भाई यहाँ पे मैत्री है, रुलाई है, क्रोधी है, शांति है। अगर हम देखें तो संज्ञा के कितने प्रकार हैं? संज्ञा के अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो संज्ञा के प्रकार कितने हैं? 5 प्रकार या भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कौन सा? व्यक्तिवाचक। कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? बताओ भाई, तीसरा कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो गई, जातिवाचक हो गई, और कौन सी होगी? चलिए मैं बताता हूँ। एक हो जाएगा द्रव्यवाचक, द्रव्य पदार्थवाचक, द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सा? द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा। एक हो जाएगा समूहवाचक। क्या हो जाएगा? समूह या समुदायवाचक। समूह या फिर समुदायवाचक। समुदायवाचक। एक हो जाएगा भाववाचक। कौन सा हो जाएगा? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना? चलिए, अच्छा, यहाँ पे व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति विशेष जो जितनी भी संसार में एक प्रकार की जिसका किसी भी प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है वो क्या है? व्यक्तिवाचक। जैसे कहा मैंने, कहा मोहन, राम, गंगा, हिमालय। अब इनका हम किसी और प्रकार से वर्गीकरण नहीं कर सकते, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं जातिवाचक जिनका किसी न किसी के आधार पर वर्गीकरण संभव है, जिसका हम किसी प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, वो क्या होती? जातिवाचक। जैसे मानव, मनुष्य, लड़का, लड़की, औरत, आदमी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है? जातिवाचक का बोध कराते हैं। द्रव्य या पदार्थवाचक। अब द्रव्य या पदार्थवाचक जो नाप तौल की चीज़ें हैं तो हम कहाँ रखेंगे? जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबी। अच्छा, लोहा जो सोना चांदी है क्या जातिवाचक में आएगा या द्रव्य पदार्थवाचक में आएगा? तो ये जातिवाचक के अंतर्गत भी आता है, लेकिन अगर ऑप्शन में द्रव्य या पदार्थवाचक है तो हम उसी को चुनेंगे। समूह या समुदाय जो समूह का बोध कराएं, जैसे झुंड, क्लास, कक्षा, सेना, पुलिस, वृंद, उसके बाद गढ़, है ना, उसके बाद समूह, संसद, ऐसे जितने भी शब्द हैं क्या है? समूह या समुदायवाचक का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो हमारे हृदय में उत्पन्न भाव हैं, जिनको हम देख केवल महसूस कर सकते, देख या छू नहीं सकते हैं, वो क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। अच्छा, भाववाचक संज्ञा के साथ एक क्वेश्चन और बनता है, भाववाचक संज्ञा मूर्त होती है या अमूर्त होती है? तो भाववाचक संज्ञा कैसी है? अमूर्त संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा दृश्य है या अदृश्य है? तो भाववाचक संज्ञा कैसी है? अदृश्य है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा मूर्त और अदृश्य होती है। इसको हम किसी पर देख या छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जो हमारे हृदय के भाव होते हैं वही क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा। अच्छा, भाववाचक संज्ञा के निर्माण की हम बात करते हैं तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से हो जाता है। संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कर सकते हैं। उसके बाद सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं और अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अब अगर हम देखें क्रोध को, क्रोध, अब क्रोध क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्रोधी जो है विशेषण, क्रोध क्या होता है? विशेषण है। ठीक है, क्रोध कैसा है? विशेषण है। क्रोध या क्रुद्ध, क्रोधित। अब ये क्या है? ये हमारा कैसा बन जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका जवाब हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम का भेद सही विकल्प हो। सर्वनाम के भेद की अगर हम बात करें, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं या भेद? सर्वनाम के प्रकार या भेद की बात करते हैं तो कितने हैं? बताइए भाई साहब। सर्वनाम के तो एक क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले क्या आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक के बाद निश्चयवाचक क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक के बाद अनिश्चयवाचक क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक क्या हो जाएगा? संबंधवाचक। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, और उसके बाद आ जाएगा एक निजवाचक। कौन सा आ जाएगा? निजवाचक। निजवाचक। ये कितने हो गए? एक, ये हो जाएगा 2, 3, 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 3। इनको 3, एक होता है उत्तम पुरुष। कौन सा? उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और एक होता है अन्य पुरुष। कौन सा? अन्य पुरुष। ठीक। अच्छा, उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है? पहले उत्तम पुरुष को देख लेते हैं। उत्तम पुरुष में जैसे कि मैं, ये होता है वक्ता, मैं, हम। और मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, तू, तुम या फिर आप, ये मध्यम पुरुष में आ जाता है। ठीक है। अन्य पुरुष में क्या आ जाता है? यह, वह, ये, वे, ये आ जाता है। ठीक है। और तो अगर हम सर्वनाम के भेद की बात करते हैं तो कितने हैं? 6। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, और एक आ जाएगा क्या? प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। और एक हो जाएगा निजवाचक। ठीक है, निजवाचक। अगर पुरुषवाचक में 3 हैं। निश्चय की जब हम बात करते हैं, जब निश्चित हो, ठीक है, तो क्या होता है? निश्चयवाचक। जैसे कि यह वह, अगर इसके सर्वनाम में कौन आता है तो यह वह, ये वे आते हैं। अनिश्चयवाचक में क्या होता है? जो चीज़ अनिश्चित हो, कोई, कुछ, किसी, ऐसे शब्द रहते हैं। दरवाजे पर कोई है, छत पर दूध में कुछ गिर गया है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेद। संबंध देखो, संबंध में जैसे कि कभी जैसे रहता है कि मेरा, जब कभी आपको ऐसा दिख जाए, यह निश्चित में भी आता है और संबंध में भी आता है ना। ये कहाँ आता है? निश्चित में भी और संबंध भी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जैसे मेरा है, ये क्या है? संबंध दर्शा रहा है। ठीक। कभी कभी ऐसा होता है एक निश्चय और संबंध, जब मेरा, मेरी, मेरे ऐसे रा रही दे करके आ जाए तो वहाँ पे हमें संबंध को ही देखना होता है, क्योंकि 2 संबंध और निश्चित अगर दोनों दिए गए हैं तो हमें संबंध को ही ऑप्शन, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ केवल एक संबंध दिया गया है। तो यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, तो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम के भेद हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब क्या होगा? इसमें पूछ रहा है किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? किसका? अकर्मक क्रिया का। तो कर्म के आधार पर 2 क्रियाएं होती हैं। कर्म के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। एक है सकर्मक क्रिया, एक क्या है? शकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, और दूसरा क्या है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अच्छा, सकर्मक क्रिया क्या होती है? जहाँ पे कर्म मौजूद हो। क्या हो? कर्म मौजूद हो, कर्म होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है? कर्म मौजूद हो। सॉरी, सकर्मक में होता है कर्म क्या हो? मौजूद हो। तो क्या होगा? सकर्मक। और कर्म ना हो, अगर कर्म वाक्य में
कर्म ना हो तो क्या होता है, अकर्मक। अच्छा, जैसे मैंने कहा आकाश पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे बैठा है, बैठा है। अब ये सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है? एक और मैं एक वाक्य और ले लेता हूँ, हालांकि वाक्य दिए हैं हमसे बता लेंगे। फिलहाल देख लेते हैं सकर्मक। अच्छा, इसको सकर्मक और अकर्मक को पहचानने का हम कई प्रकार से, देखो एक तो होता है क्या से क्वेश्चन कर लो, कौन से किसको से प्रश्न करके देख लो। हालांकि मैं आपको दो क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा, एक क्या हो जाता है क्या, और एक क्या है किसको, है ना। इन दोनों से हमें प्रश्न करना है, क्रिया के साथ इन दोनों से प्रश्न करना है। और अगर किसी एक से भी हमें उत्तर मिल जाए तो क्रिया कैसी होगी, सकर्मक होगी। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया कैसी होगी, अकर्मक होगी। लेकिन अगर क्या से प्रश्न करते हैं तो आंसर में क्या होना चाहिए, निर्जीव होना चाहिए, ठीक है, निर्जीव, और वस्तु होनी चाहिए, ठीक, निर्जीव, ठीक। और इसमें क्या, अगर किसको से, तो इसका आंसर कैसा होना चाहिए, सजीव होना चाहिए। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। मैं इन क्या और किससे से प्रश्न प्रश्न किसी भी प्रकार से करके आप देख सकते हो, आंसर मिल जाते हैं। लेकिन कभी जब इससे एक कर्मक और दो कर्मक की बात आती तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसानी से बनते हैं। गौड़ कर्म या मुख्य कर्म की बात आती तो भी यहाँ से क्वेश्चन आसानी से बनते हैं। तो चलिए फिलहाल देख लेते हैं क्या से अगर हम प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि कर्म के आधार पर दो भेद हैं। अब अगर हम इस पहले वाक्य को इसमें पूछ रहे हैं कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, तो पेड़ के आकाश पेड़ के नीचे बैठा है और इसमें अकर्मक है या सकर्मक है। तो यहाँ पे देखो कि कुछ क्रियाएं जैसे होती हैं हमेशा कैसी होती हैं, अकर्मक होती हैं। जैसे सोना, रोना, हंसना, ये सब कैसी हैं, अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अब आकाश कहाँ है, आकाश क्या है, कर्ता या की संज्ञा है। पेड़ के नीचे, ये क्या है, स्थान है, क्या है, स्थान है। और बैठना क्या है, क्रिया है। तो यहाँ तो कर्म है ही नहीं, और जब कर्म नहीं है तो ये कैसा होगा, अकर्मक होगा। कैसा होगा, अकर्मक होगा। तो ये अकर्मक वाक्य हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, नौकर चिट्ठी लाया। अब हम प्रश्न करते हैं, क्या लाया, चिट्ठी। भाई साहब उत्तर हमें मिल गया, क्या लाया है, चिट्ठी। अब उत्तर तो मिल गया, और वस्तु भी है, निर्जीव है, वस्तु है, चिट्ठी निर्जीव है, वस्तु है। तो ये तो भाई सकर्मक है। ये कैसा है, सकर्मक है। तो ये तो सकर्मक है, तो ये तो जवाब नहीं होने वाला है। दूसरा, पंडित कथा सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं, कथा। इसका भी जवाब मिल रहा है, तो ये भी सकर्मक है। आगे देखते हैं, राजा ने दान दिया। क्या दिया, दान। इसका भी आंसर हमें मिल गया, क्रिया के साथ प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा, अब डी में, नौकर बीमार रहा। क्या रहा, बीमार, है ना। बीमार कोई वस्तु है, निर्जीव है, नहीं, इससे जवाब नहीं मिल रहा। अच्छा, अब हम कर लेते हैं किसको, और किसको में हमें आंसर मिलना चाहिए, सजीव। नौकर बीमार रहा। अब पहली चीज इसमें तो एक चीज क्रिया है, रहा, ठीक। तो इसका जवाब तो आंख बंद करके हमें दे देना चाहिए था, क्या, डी आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला देख लेते हैं भाई, आंसर ठीक है, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। ऐसा कुछ और तो नहीं है क्वेश्चनों में। नहीं, चलिए हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे, हाँ 6 हो गया, 7 को देख लेते हैं हम लोग। मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है। अब कारक की बात करते हैं तो कारक कितने प्रकार के हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने, 8 कारक हैं। कितने हैं, 8 कारक। अब देख लेते हैं पहला कारक, कर्ता ने। क्या होगा, कर्ता ने। दूसरा, कर्म कारक, कर्म को। तीसरा, करण कारक, करण से। संप्रदान कारक,
संप्रदान के या फिर के द्वारा संप्रदान, अपादान, अगला कौन सा हो जाएगा? अपादान, अपादान, अधिकरण, संबंध, पहले क्या आ जाएगा? संबंध, क्वेश्चन नंबर मतलब 6, संबंध, अधिकरण, 7 और 8, 7 हो जाएगा अधिकरण, क्या हो जाएगा? अधिकरण, और 8 हो जाएगा संबोधन, संबोधन। अब अगर बात करें संप्रदान, संप्रदान, अपादान, यहाँ पे क्या होता है? से अलग होने पर, अलग होने पर, क्या? अलग होने पर। संबंध, काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर, क्या होता है? में और पर। उसके बाद संबोधन हे या फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह रहता है और हरे, अरे, विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको मिलेगा। संप्रदान के लिए क्या होता है? संप्रदान में क्या होता है बताइए? संप्रदान के लिए क्या होता है? से द्वारा या के लिए, क्या होता है? के लिए। अब देखिए इसका जवाब कर्ता, यहाँ पे करता है मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा। अब पूछ रहा है इसमें कौन सा कारक है। अब कारक की बात करते हैं तो कारक कौन सा हो जाएगा भाई? मैंने पत्र लिखा, तो कर्ता ने कर्म को, है ना, को मैंने पत्र को लिखा, क्या होगा? पत्र को। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बी आंसर, क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका बी। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो भाई साहब स्त्रीलिंग, देखो हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के हैं? हिंदी में लिंग की बात करते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक है स्त्रीलिंग, कौन सा? स्त्रीलिंग, और दूसरा कौन सा है? पुल्लिंग। कौन सा है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन अगर हम वही संस्कृत की बात करते हैं, किसकी? संस्कृत की बात करते हैं, तो वहाँ पे लिंग कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। एक स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग, पुल्लिंग, और तीसरा है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग, ठीक है, नपुंसकलिंग, ठीक। तो यहाँ पे संस्कृत की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही? हिंदी की। तो हिंदी में हमारे 2 ही लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अच्छा, इसका जवाब देने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम जो भी लिंग, जो भी शब्द दिया रहता है उसके साथ हम किसी वाक्य का प्रयोग कर लें, और जब वाक्य का प्रयोग करेंगे तो हमें बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। जैसे हम देख लेते हैं जवाब, जवाब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग मुझे नहीं पता, लेकिन हम इसके साथ अगर वाक्य का प्रयोग करेंगे तो शायद हमें जवाब मिल जाए। जैसे मैंने कहा जवाब दिया, अब दिया स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो जाहिर सी बात दिया है तो ये कैसा हो गया? पुल्लिंग हो गया। जवाब दिया गया है तो पुल्लिंग हो गया। हिसाब किया ये भी पुल्लिंग हो गया। गुलाब दिया ये भी क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। शराब पी, भाई साहब शराब पी है, अब पी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ये जवाब हमसे पूछा गया था स्त्रीलिंग, इसका जवाब क्या हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के हैं। अब भाई वचन की बात कर रहा है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वचन। हिंदी में अगर हम वचन की बात करते हैं, कहाँ पे? हिंदी में। हिंदी में अगर हम वचन की बात करते हैं तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से, ठीक है। एक वचन और बहुवचन। क्या होता है? एक वचन, एक वचन, और दूसरा होता है बहुवचन। कौन सा? बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। लेकिन अगर वही संस्कृत की बात करें, किसकी? संस्कृत की। अगर संस्कृत में हम बात करें तो संस्कृत में वचन 3 हो जाते हैं।
कौन कौन से? एक होता है एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन, और तीसरा होता है बहुवचन। अब यहाँ पे देखो हिंदी में एक है तो एक वचन, और एक से अधिक दो या दो हैं, दो या दो से अधिक हैं तो बहुवचन हो जाता है। लेकिन संस्कृत में एक है तो एक वचन, दो हैं तो दो वचन, और दो से अधिक हैं तो बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पे लड़के ने रमेश को मारा, वाक्य में लड़के हैं, अब एक वचन है या बहुवचन है? देखिए लड़के हैं, लड़के है, यहाँ पे क्या होगा? एक वचन। क्या हो जाएगा जवाब हमारा? एक वचन, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। संधि से क्वेश्चन है भाई। कहाँ से है? संधि से। तो संधि की अगर हम बात करें तो संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि के अगर हम प्रकार की बात करें, संधि के प्रकार तो कितने हैं? 3। कौन कौन से? एक है स्वर संधि। कौन सी? स्वर संधि। ठीक, स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। किसकी बात करेंगे? विसर्ग संधि है। स्वर संधि के वापस कितने भेद हो जाते हैं? 5। एक दीर्घ, 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 दूसरा गुण, वृद्धि, यड़, और अंतिम हो जाता है 5वां अयादि। तो स्वर संधि के कितने भेद हो जाते हैं वापस में? 5। ठीक है, कितने हो जाते हैं? 5 भेद हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसको हम थोड़ा सा और अगर समझे, दीर्घ में क्या होता है? दीर्घ में अगर जैसे कि आ या फिर आ के साथ में आ या आ जाता है, ठीक, तो हो क्या जाता है? बराबर में इक्वल हमारा आ ही निकल के आता है, मतलब दीर्घ। गुण में क्या होता है? अगर आ के बाद, किसके बाद? आ या फिर आ के बाद क्या आ जाए? आ के बाद अगर ई आ जाए तो ए बदल जाता है। आ के बाद अगर क्या आ जाए? ई या फिर ई आ जाए तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। अगर आ के बाद, आ के बाद उ आ जाए, क्या आ जाए? उ, तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। और अगर आ के बाद, किसके? आ के बाद क्या आ जाए? अगर आ के बाद री आ जाए तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। ये तो गुण संधि है। अगर वृद्धि की बात करें तो इसमें क्या रहता है भाई? वृद्धि को देख लेते हैं। वृद्धि में क्या होता है? अगर आ के बाद, किसके? आ या आ के बाद क्या आ जाए? आ के बाद क्या आ जाए? ए या फिर आय आ जाए, हो क्या जाता है? आय हो जाता है। और आ के बाद अगर क्या आ जाए? ओ या फिर ओ आ जाए, ओ फिर या फिर औ हो जाए, तो हो जाना क्या है? औ ही हो जाना है। यड़ संधि की जब हम बात करते हैं, किसकी? यड़ संधि की। भाई यड़ को यहाँ पे देख लेते हैं। यड़ संधि की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे भी क्या बनता है कि यड़ की जब बात करेंगे तो एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं और कलर लेते हैं ब्लू। अगर यहाँ पे देखो किसके बाद? ई के बाद, ई या फिर ई, उ या फिर उ, और री। ठीक, अगर उ के ई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, इन दोनों को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो किसमें? या में परिवर्तन हो जाता है। अगर उ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है? वा में परिवर्तन हो जाता है। और री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो अर में, किस में परिवर्तन हो जाएगा? रा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, किस में परिवर्तन हो जाएगा? रा में। अयादि संधि में क्या होता है? अगर अयादि संधि की हम बात करें तो अयादि संधि में क्या होता है? तो अयादि संधि में क्या होता है कि जो ए है, क्या है? ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए, ऐ, ओ और औ के बाद कोई स्वर आ जाए, अन्य स्वर आ जाए, क्या आ जाए? कोई स्वर आ जाए। यहाँ पे कोई स्वर होगा, कोई भी स्वर हो,
कोई स्वर आ जाएं तो इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे है इसको हम किस में उसकी ध्वनि ले लेते हैं अजय, इस तो इसमें क्या है अय में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ये अय में, अय। ये किस में बदल जाएगा, आय में। ये किस में बदल जाएगा, आओ में, सॉरी आओ में। ये किस में बदल जाएगा, औ में। और ये बदल जाएगा आओ में, ठीक है। और जो भी इसका साथ में जो इधर स्वर दिया रहेगा उसकी हम क्या करेंगे, मात्रा का प्रयोग करेंगे। इधर भी इसी के साथ यह संधि के बाद साथ भी यही होता है, जो भी दिया रहता है उसके हम मात्रा का प्रयोग करते हैं। अब हम देख लेते हैं मतैक में कौन सी संधि है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, मतैक के। इसको जब हम तोड़ेंगे, इसको किसको तोड़ेंगे, मतैक को जब हम तोड़ेंगे तो हम जब इसको तोड़ेंगे तो देखो एक तो कंडीशन क्या आएगी, मत धन एक के, क्या लिखा है, मतैक के है ना, हाँ मत धन एक के। अब यहाँ पे देखो अगर हम इसको और तोड़ें तो यहाँ पे क्या है, मत, और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, आ, ठीक। और उसके बाद क्या है इधर ए, और फिर क्या है क्या। तो यहाँ पे अगर देखो तो आ के बाद अगर ए या ए आए तो हमें बनाना क्या था, ए ही बनाना था। तो हमें इसका ए बनाना और इसकी हमें क्या लेनी है, मात्रा लेनी है। तो भाई मत तो यहाँ पे था, हलंत लगा था। जैसे ये मात्रा का प्रयोग करेंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे, मात्रा का प्रयोग करेंगे तो ये हलंत हट जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें, ये मात्रा का प्रयोग कर देंगे। उधर क्या था, क्या, तो ये क्या क्या हो गया, मतैक के। तो जवाब अब देख लो ये किसका है, आ के बाद अगर ए या ए आए, कहाँ पे आ रहा है, आ के बाद ए या ए आए, किस में आया था, वृद्धि में। तो ये किसका जवाब हो जाएगा, वृद्धि संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा अगर हम पहचान की बात करें तो जहाँ पर हमें ऐसी दो मात्राएं दिख जाएं, भाई ए की मात्रा या फिर औ की मात्रा, ठीक, तो वहाँ पे कौन सी होती है, वृद्धि संधि होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। उम्मीद है ये बेहतर तरीके से संधि का, स्वर संधि का लगभग हमने पूरा आपको स्वर संधि समझा दिया है कि क्वेश्चन में पूरा प्रयास किया है समझाने का। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमसे डाउट, अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो इसका तब तक इसका जवाब बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा समास है, सॉरी निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अब अव्ययी भाव समास की बात कर रहा है, तो समास की जब हम बात करते हैं तो समास की जब बात करते हैं तो समास कितने प्रकार के हैं। एक तो हो जाता है अव्ययी भाव समास, कौन सा है, अव्ययी भाव अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा कौन सा है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरे की बात करें, देखो तत्पुरुष समास के ही दो भेद हो जाते हैं। एक हो जाता है द्विगु समास, एक हो जाता है द्विगु समास, और एक हो जाता है कर्मधारय समास, जो कि तत्पुरुष के ही भेद हैं। कौन सा, कर्मधारय समास। अगर फिर उसके बाद एक आ जाता है उसके बाद कौन सा, बहुव्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो अगर भेद की बात करें तो कितने हो गए, 5, ठीक है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि उपसर्ग रहेगा, या तो अव्यय शब्द रहेगा या प्रत्यय रहेगा। विशेषण से भी अव्यय भाव समास, जैसे कि रातों रात, दिनों दिन, ऐसा ये सब विशेषों विशेष से भय होता है। तो फिलहाल अव्यय भाव समास। तत्पुरुष समास के यहाँ पे कारक चिन्हों का प्रयोग होता है इसका विग्रह करने पर। तो जो कितने कारक का, तो कर्ता और संबोधन को छोड़कर जो 6 कारक बचते हैं वही हमें, जैसे कि चिड़ी को मारने वाला, दही बड़ा, है ना, ये दही में डूबा बड़ा, ऐसे बहुत। तो इतने तत्पुरुष समास के 6 भेद हो जाते हैं, इसके वापस में 6 भेद हो जाते हैं। द्विगु समास की बात करें तो इसका पहला पद कैसा होता है, संख्यावाची होता है। कैसा होता है, संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास की बात करें तो यहाँ विशेषण हमें देखने को मिलता है, उपमेय उपमान देखने को मिलता है। तो इसका कर्मधारय समास, जैसे कि नील कमल,
पीताम्बर, तो पीताम्बर में कर्मधारय समास है। ठीक है, बहुब्री समास, अब बहुब्री समास में नीलकमल भी कर्मधारय का ही एग्जाम्पल है। अगर बहुब्री समास की बात करें तो बहुब्री समास जितने भी, जैसे कि ईश्वर हैं जो हमसे अधिक शक्तिशाली, हम सीधी सी बात बोलें तो जो हमसे अधिक शक्तिशाली हैं तो वो आ जाते हैं कहाँ, बहुब्री समास में। जितने देवी देवता हैं सब बहुब्री समास हैं। जैसे प्रेत बहुब्री समास का एग्जाम्पल है, नीलकंठ बहुब्री समास का है, दशानन, चतुरानन, पंचानन, है ना। तो ये सब क्या है, बहुब्री समास के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे अव्यय भाव समास की बात की तो ये किसका जवाब क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। रातों रात कैसा है, अव्यय भाव समास का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन बताइए और क्या जवाब होगा उसका हमें बताइएगा। इसमें पूछ रहा है कजरौटा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय की बात की तो कजरौटा में कौन सा प्रत्यय है, इसका जवाब दीजिएगा। बताइए फटाफट क्या जवाब होने वाला है इसका। अगर देखो कजर धन औटा है ना, कजर धन औटा, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। प्रत्यय की बात कर रहे हैं तो कौन सा जवाब हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। देव मतलब देव का अर्थ होता है क्या, पंख, पंख तद्भव शब्द की बात कर रहा है। हाँ जी, बताइए तद्भव शब्द क्या होगा। अगर रात की बात करें तो ये तत्सम शब्द है, तो ये कैसा है, तत्सम, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। ये कार्यत कैसा है, तत्सम, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, काज। अगर पंख, पंख कैसा शब्द है, तत्सम, सॉरी तद्भव कैसा है, तद्भव, इसके अगर तत्सम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, पक्ष। तो देव कैसा है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, दैया, क्या हो जाएगा, दैया। ठीक है, तो ये देव, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसके जवाब की हम बात करें तो भाई ये पंख कैसा है, तद्भव है, ये तत्सम है, ये पक्ष क्या है, ये तत्सम है, ये तत्सम शब्द है, तत्सम है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पंख। चलिए अगला देखिएगा, तौलिया मूल्यता किस भाषा का शब्द है। भाई साहब तौलिया हिंदी तो अरबी फारसी भाषा का शब्द है ना, तो ये तो हो नहीं सकता है, उर्दू भी नहीं है, तो इसका जवाब क्या है, पुर्तगाली। क्या जवाब होगा, पुर्तगाली, बिल्कुल सही जवाब। तौलिया का मूलतः किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द। निम्नलिखित में हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम मही की बात करें तो ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। किसका है, पृथ्वी का। भू, पृथ्वी के और क्या पर्यायवाची होते हैं, भू, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती, है ना। ये किसके, मही, ये सब किसके हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, डी आंसर। और ये किसके हैं, तीनों ये किसके हैं, हाथी के पर्यायवाची। ये किसके हैं, हाथी के पर्यायवाची। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में उन्मूलन का विलोम शब्द। अब देखो उन्मूलन का अर्थ क्या होता है, अगर अर्थ आपको पता है तो विलोम बताने में कोई समस्या होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ कर फेंक देना। अब भाई जड़ से अगर उखाड़ के फेंक रहे हैं तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लगा देना, और लगाना का क्या होता है, रोपण। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उन्मूलन का विलोम क्या होगा, रोपण। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो अगर वाक्य की बात करें तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। देखो वाक्य की हम जब बात करते हैं तो ये रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर अगर हम बात करें, अर्थ के आधार पर अगर वाक्य की बात करें तो कितने प्रकार हैं, 8 प्रकार हैं। अगर रचना के आधार पर बात करें, रचना के आधार पर तो कितने हैं, 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, देखो भाई, एक होता है क्या, साधारण या सरल, साधारण या फिर सरल वाक्य। दूसरा होता है मिश्र या मिश्रित, मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य, या फिर मिश्रित वाक्य। और तीसरा क्या है, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है। अब देखो मिश्र, यहाँ पे कुछ जैसे कि मिश्र, इसमें तो सीधा सिंपल सा जवाब होगा। मिश्र में ये मिश्र या मिश्र, इसमें क्या होता है, जैसे लेकिन, किंतु, की,
इसलिए ऐसे संयोजक से जुड़े रहते हैं जो कि मिश्र होते हैं। संयुक्त और अथवा तथा ऐसे संयोजक से जुड़े रहते हैं, वो क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। अच्छा, हर वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय। जो साधारण वाक्य होगा उसमें एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा, ठीक है। तो जो साधारण या सरल वाक्य होता है, तो यहाँ पे बच्चे पार्क में खेलते हैं, तो बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, सिंपल वाक्य है। कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य है। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? ये प्रश्नवाचक है। कैसा है? प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है। उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं थी, 10वीं की थी, ये मिश्र वाक्य है। कैसा है? मिश्र वाक्य है। अच्छा, सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया, ये संयुक्त वाक्य है। कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। अब देख लो भाई कौन सा पूछा था हमसे, क्या पूछा था? मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य का जवाब क्या हो जाएगा? सी आंसर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसने परीक्षा दी वह 10वीं की थी, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? भाई पूजनीय। अब देखो वर्तनी की दृष्टि से तो पूजनीय क्या होता है? यह अशुद्ध लिखा है। पूजनीय कैसे लिखा जाएगा? पूजनीय, पूजनीय ऐसे लिखा जाता है। या फिर अगर पूज्य की बात करें तो पूज्य शुद्ध ऐसे होता है ना, तो ये तो गलत हो गया। संन्यास, संन्यास कैसे लिखा जाता है? संन्यास, संन्यास भाई ये शुद्ध है, तो ये भी गलत हो जाएगा। स्थायित्व, स्थायित्व कैसे लिखा जाता है? स्थायित्व, स्थायित्व ऐसे लिखा जाता है, ये भी गलत हो गया। सही जवाब क्या हो जाएगा? बी आंसर, सामुद्रिक। कौन सा हो जाएगा? सामुद्रिक। तो 18 का क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा? बी। चलिए अगला 19, दूर से फेंककर चलाया जाने वाला हथियार कहलाता है आयुध, तलवार, अस्त्र या शस्त्र। देखो अस्त्र या शस्त्र आप कभी नहीं बोलोगे। देखो जैसे कि जो हाथ में रख कर चलाया जाता है, जो हाथ में रख कर चलाया जाता है, जो हाथ के साथ है, मतलब कि शस्त्र जो हाथ में रहता है उसको हम क्या कहते हैं? वो कहलाता है हाथ में रख कर चलाने वाला। हाथ में जो रहे वो क्या होता है? शस्त्र। और जो फेंक कर चलाया जाता है, कैसा? फेंक कर चलाया जाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अस्त्र, ठीक है। अब तलवार शस्त्र है या अस्त्र है? भाई तलवार तो हाथ में रख के, तो ये कैसा है? ये शस्त्र है। ये क्या है? ये कैसा है भाई? ये कैसा हो जाएगा? ये शस्त्र है, ना कि अस्त्र है। अच्छा, बेलन, घर पे पिटाई होती है ना बेलन से, बेलन से पिटाई। अब बेलन अस्त्र है या शस्त्र है? तो बेलन कैसा होगा? अस्त्र या शस्त्र। जिसकी शादी हो गई भाई उसको तो पता होगा अस्त्र या शस्त्र है, और जिसकी नहीं हुई उसको शादी होने के बाद पता हो जाएगा कि बेलन अस्त्र होता है या शस्त्र होता है। तो बताओ भाई बेलन कैसा होगा? बेलन हाथ में रखकर ही कुटाई होती है ना, हाथ में रखकर ही कुटाई होती, तो क्या होगा? अस्त्र हो जाएगा। तो इसका जवाब क्या? फेंक कर चलाया जाने वाला, इसका जवाब क्या हो जाएगा? अस्त्र। क्या जवाब हो जाएगा? अस्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि अंतिम क्वेश्चन है आज का, अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ है। सर पर कफन बांधना। बहुत लज्जित होना का क्या हो जाता है? घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना। सेखी मारना, संकट से बचना, बाल बचना, बाल बचना। सेखी मारना, इसका जवाब क्या हो जाएगा? बताओ भाई। सेखी मारना। बलिदान के लिए तैयार रहना, सर पर कफन बांधना, बलिदान के लिए तैयार रहना। सेखी, झूठी प्रशंसा करना, क्या हो जाएगा? सेखी मारना मतलब झूठी प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, ठीक है। चलो, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। हाँ जी, ये थे आपके 20 क्वेश्चन। उम्मीद है ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और आपको बेहतर तरीके से समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। अगर फिर भी कोई कमी है तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर। और अभी तक आपने
इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं होता है। लाइक करने से आप एक अंगूठे का प्रयोग करेंगे और वीडियो लाइक हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने अपने मित्रों को नहीं भेजा तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। हैव ए नाइस डे। चलो धन्यवाद, नमस्कार।